ये बड़ी खबर थी एनडीटीवी पर और इनफैक्ट इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले क्विकली पंकज, आई नो आई कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये बड़ी खबर है, अभी अभी आई है, बट ओवरऑल मीडिया स्पेस पर आपका व्यू क्या है पंकज? तो देखिए, अगर आप मीडिया स्पेस में देखेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में कुछ खास नहीं आया है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में। एंड आई थिंक अगर आप यूज़र बेस्ड या जो इंडस्ट्रीज रेवेन्यू ड्राइव करती हैं, आई थिंक उसमें चाहे आप ऑटो पकड़ें या एफएमसीजी पकड़ें, वो काफ़ी बेहतर करने की उम्मीद है। एफएमसीजी स्पेशली आउटलुक काफ़ी ब्राइटन अप हो गया। आई थिंक रियल एस्टेट एज अ सेगमेंट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पिक अप। हालांकि एजुकेशन मेरे हिसाब से थोड़ा एक अभी भी ठंडा रह सकता है, बट ओवरऑल इनके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं या ड्राइवर्स हैं रेवेन्यू ग्रोथ के, वो एड ग्रोथ के काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया स्पेस में जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट नहीं आया एंड प्लस जिस हिसाब से ड्राइवर्स निकल के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर काफ़ी बेहतर लगता है। विद इन दैट स्पेस आई थिंक देयर सर्टन पॉकेट जो हमें अभी ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि ENL रेडियो सेगमेंट, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 13 से 16% का एड रेवेन्यू ग्रोथ या इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बना रह सकता है अगले 3 से 5 साल में। स्टॉक में कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं है एंड पिछला क्वार्टर भी काफ़ी बेहतर था, हालांकि कुछ सेगमेंट डिमोनेटाइजेशन से इम्पैक्टेड था, बट ओवरऑल मीडिया स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ओवरऑल मीडिया स्पेस अच्छा लग रहा है, ये पंकज मानते हैं, लेकिन हम यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं सुपर शेयर का। और सुपर शेयर में सुमित से जान लेते हैं आज का स्टॉक, जो कि पोजिशनल व्यू से आपको बताया जाता है। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। आज होटल स्पेस वैसे ही बजिंग है, तो उसी स्पेस से शेयर चुन के लाए हैं। अडवाणी होटल को चुना है। कंपनी को चुनने की वजह पर तो 3 से 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। गोवा में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रमादा के नाम से इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं गोवा में। इसके अलावा क्रूशियल चीज़ ये है कि इसके अंदर डेल्टा कॉप की करीब 35 से 36% हिस्सेदारी है। तो डेल्टा कॉप की हिस्सेदारी से ऑटोमेटिकली जो हिस्सेदारी है वो अब बाजार के बड़े निवेशकों के पास जाते हुए दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आर.के. दवानी भी कंपनी के अंदर करीब 4% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। सेक्टर कंपैरिजन में रफली 40% की मार्जिन कंपनी के पास है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मार्जिन पे कंपनी कामकाज कर रही है। कोई भी डेट कंपनी में नहीं है, एक नेग्लिजिबल डेट कंपनी के ऊपर है। मेजरली कैश फ्लोज अच्छे जनरेट कर रही है, 2 से ढाई रुपए के आसपास ही कैश EPS भी है कंपनी के पास, और जिस तरह ग्रोथ रेवेन्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग EPS भी करीब 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास की, और 18 के पी पे ये शेयर कामकाज कर फॉरवर्ड लुकिंग EPS भी करीब 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास की, और 18 के पी पे ये शेयर कामकाज कर रहा है। खरीदारी की राय यहाँ पे दी जा रही है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से करीब 85 रुपए के टारगेट्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका। तो अडवाणी होटल आज का सुपर शेयर 12.5% की स्ट्रेंथ के साथ अब ये इंट्राडे हाइस पर आ चुका है, 6170 पर ट्रेड कर रहा है। पंकज, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, ये ADAG स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है, और ये जो डेट कंसर्न्स अब जो उभरे हैं, इसके बाद क्या आपके क्लाइंट्स थोड़े एप्रीहेंसिव हुए हैं बाकी स्टॉक्स को लेकर भी, रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा जो बाकी लिस्टेड स्टॉक्स हैं? आई थिंक रिलायंस कम्युनिकेशन का डेट प्रॉब्लम काफ़ी नोन था। आई थिंक बाकी और ग्रुप कंपनीज देखें तो रिलेटिवली आई थिंक बेहतर स्वीट स्पॉट में है। तो चाहे आप रिलायंस कैपिटल का अगर आप देखें, कहीं ना कहीं कंपनी नॉन कोर बिजनेस से निकलना चाहती है एंड अपने जो ROEs हैं जो उनके सिंगल डिजिट में वो इम्प्रूव करना चाहती है, तो आई थिंक वो एक बेहतर स्टॉक है। बिसाइड्स दैट आई थिंक रिलायंस डिफेंस, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने अगर डिफेंस का कुछ ऑर्डरिंग होता है तो ये कंपनी को एक बेनिफिट हो सकता है। बिसाइड्स L&T, तो दोनों में से किसी को एक बेनिफिट निकल के आ सकता है, बट समवेयर डाउन द लाइन काफ़ी अच्छी स्पेस में है। एंड अगर सरकार का डिफेंस का ऑर्डरिंग बढ़ता है तो ये कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पूरे ग्रुप को एक सेम कलर में नहीं देखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया पंकज आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। निफ्टी अब करीब 9664 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 11 अंकों पर। लेकिन कमोडिटीज की ओपनिंग होने वाली, मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, GST रेट्स पर क्लैरिटी आने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स तो शाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या MCX पर भी आज गोल्ड चमकेगा? बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, और बाजार के लिए कई ट्रिगर हैं आज तेजी के। एक तो GST एक बड़ा फैक्टर है, 3% का रेट यहाँ पर तय किया गया है, और इससे कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा बहुत और महंगा होने वाला है, क्योंकि फिलहाल करीब 2% ही टैक्स लगता है गोल्ड के ऊपर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफ़ी मजबूत संकेत गोल्ड के लिए आए हैं, क्योंकि अमेरिका में जो जॉब ग्रोथ है उसमें थोड़ी बहुत सुस्ती आई है, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जून के महीने में जिस तरह से दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी वो अब थोड़ी कम हो गई है, और इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस बीच बाजार की ओपनिंग हुई है, कच्चा तेल करीब 1% ऊपर है, 3110 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती का सीधा इम्पैक्ट आज MCX पर देखने को मिल रहा है क्रूड में, और गोल्ड में भी आज तेज़ी की संभावना, हालांकि अभी ओपनिंग ठीक नहीं आई है।
गोल्ड की, लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गोल्ड सिल्वर को लेकर मजबूत संकेत मिले हैं। चांदी में करीब 185 रुपए की मजबूती है। 40,460 के स्तर पर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल 27 रुपए ऊपर है, 3109 के स्तर पर। कॉपर में हालांकि कमजोरी है, 365 के आसपास कॉपर का कारोबार हो रहा है, करीब आधा फीसदी नीचे है। निकिल में गिरावट है और 572 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जिंक में भी थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, 162.40 के स्तर पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम में थोड़ी सी कमजोरी, यानी बिल्कुल मार्केट दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एग्री मार्केट में ग्वार में 7 रुपए की बढ़त है, 3280 का लेवल देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट दायरे में है ग्वार का भी, एग्री मार्केट भी। और ग्वारगम में करीब 47 रुपए की मजबूती है। हमारे साथ अजय केडिया हैं बातचीत के लिए, केडिया कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ भरत कुमार हैं जीएफएम रिसर्च के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल अजय केडिया आपसे ये कि गोल्ड के लिए कीमतों के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल आए हैं इंडियन मार्केट में भी और साथ ही फॉरेन मार्केट में भी। क्या आपको लगता है कि ऐसे में गोल्ड बाय करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मिथुन जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि फ्राइडे सैटरडे काफी इंपॉर्टेंट डेज था गोल्ड के प्राइसेस के लिए। खास करके नॉन फॉर्म का जो डेटा आया वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा खराब हो जाएगा और बुलियन को एक स्पाइक आउट मिल जाएगा। इंटरनेशनली मुझे लगता है जब तक 1270 के ऊपर ट्रेडेड है, हमें फिर से जो प्रीवियस हाई है मतलब 1295 1296 तक का लेवल इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जीएसटी का एक असमंजस बना हुआ था कि 5% आएगा कि नीचे आएगा, बट 3% का आई थिंक एक कंफर्टेबल लेवल है। वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को भी रास आएगा और प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। 29,000 के ऊपर मेंटेन है। मुझे लगता है कि बाइंग साइड रहना चाहिए, जो ऊपर में वापस 29,500 29,600 का रेंज अगले 2 सेशन में देखने मिल जाना चाहिए। ओके भरत कुमार, आपका कमेंट क्या होगा बुलियन को लेकर के? यूएस की जॉब ग्रोथ में थोड़ी बहुत धीमापन देखने को मिली है और इससे कहीं ना कहीं मार्केट में अब ये मैसेज आ रहा है कि जून के महीने में जो दरें बढ़ने की संभावना थी वो अब थोड़ी कम हो गई है। और इसके अलावा डॉलर काफ़ी कमज़ोर हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में गोल्ड में अभी और तेज़ी बाकी है? गोल्ड में अभी भी तेज़ी बाकी है। $1275 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक $1270 के ऊपर है, ऊपर की तरफ $1304 डॉलर फंडिंग टारगेट है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक अभी भी बाइंग साइड में रहना चाहिए। M6 में अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा रुपये की स्ट्रेंथ की वजह से उतना कोरिलेशन दिखाई नहीं दिया है, बट नेवरदलेस आई थिंक 29,100 के आसपास आ गया तो खरीदना चाहिए। 28,900 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए ऊपर की तरफ 29,400 इनिशियल टारगेट रहेगा। देन आफ्टरवर्ड्स आई थिंक 29,800 के रेंजेस भी देख सकते हैं। तो आई थिंक गोल्ड में अभी भी बाइंग साइड होना चाहिए। मे बी अराउंड 29,100 बस सेंटर पे। ओके अजय केडिया, सिल्वर के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? अगर गोल्ड और सिल्वर में कंपेयर किया जाए तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ज्यादा पोटेंशियल किस में दिखता है? मुझे लगता है कि सिल्वर आउट परफॉर्मिंग रहनी चाहिए। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो 73-50 से घुमा है और पिछले पूरे वीक की बात करें तो चांदी आधे टके से तेजी थी, जबकि गोल्ड 35 के साथ ही ट्रेड कर रहा था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सिल्वर एज कम्पेयर टू गोल्ड काफी ज्यादा लुक्रेटिव लग रही है। और इंटरनेशनल जो 1750 का लेवल ब्रीच किया तो आई थिंक ऊपर में वापस 1840 1850 का जो रेंज है वहां तक प्राइस जाना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी हमने आउट परफॉर्मिंग देखा है सिल्वर को, 38 से ऑलमोस्ट 40 के ऊपर अभी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर मेरी बेस्ट पिक रहेगी। अगर पूरे जून की बात करें तो आई थिंक 41,500 से 41,800 तक का लेवल सिल्वर में देखने मिल सकता है। ओके अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की और क्रूड में। क्रूड की कीमतों में तेजी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और एमसीएक्स पर भी। इसके पीछे वजह यह है कि मई में ओपेक की ग्लोबल मार्केट में क्रूड की सप्लाई घटी है अप्रैल के मुकाबले। आपको लगता है भरत कुमार कि इससे प्राइस को कुछ और सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि मार्केट के लिए दूसरी नेगेटिव खबर यह है कि अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और मिड जुलाई से अब तक करीब 10% उत्पादन बढ़ चुका है। ऐसे में ओपेक का प्रोडक्शन कट का फैसला कितना कारगर साबित होगा शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखते तो काफी मीडियम टर्म में तो काफी बड़ा रेंज बना दिया है। क्रूड अगर माइनेक्स क्रूड देखते हैं तो अराउंड $46 से लेके $52 के बीच में रेंज बन चुका है। बट नेवरदलेस इवन एमसीएक्स में भी अराउंड 3,040-50 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट। तो आई थिंक 3,080 के आसपास आ गया तो खरीद लेना चाहिए। ऊपर की तरफ इनिशियली अराउंड 31.24 से लेके अराउंड 31.28 तक थोड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है, बट इवेंचुअली इट विल गिव वे एंड प्रोबेबली 3,200 रेंजेस हम लोग देख सकते हैं।
सो आई थिंक 30-80 के आसपास आ गया तो खरीद लेना चाहिए। ओके, ठीक है, आपका व्यू क्या होगा अजय केडिया? बिल्कुल टेक्निकली अगर मार्केट को देखें तो बाजार काफ़ी नीचे आ चुका है, तमाम महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका है, अभी बाजार अब 3100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा बहुत अपसाइड पोटेंशियल आपको मार्केट में दिख रहा है और यहाँ पर बाई करके चलना चाहिए क्रूड में? देखिए जी जब हमने एक जियोपॉलिटिकल टेंशन देखा या ओपेक के अपडेट देखे उसके बाद बाउंस जरूर किया, बट मुझे लगता है जब तक WTI 50 के ऊपर सेटल नहीं होता है मेरा आउटलुक वीक है, क्योंकि इंटरनेशनल की सबसे प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा यूएस का प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है। इवन रिक्स काउंट है वो कंटिन्यू 20वां वीक रहा है जिसमें कंटिन्यू रिक्स काउंट बढ़ा है। इनफैक्ट अगर ओपेक के मेंबर्स की बात करें तो लीबिया का भी प्रोडक्शन है वो 8.27 पहुंच चुका है जो 3 इयर्स के हाई पे है। तो कहीं ना कहीं जो ओपेक ने स्टेटमेंट दिए या फिर प्रोडक्शन जो कट किया वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट पे आ ही नहीं रहा। इवन हमने नवंबर से अगर मार्च तक की बात करें, अप्रैल तक की बात करें तो उसका इफेक्ट नहीं रहा है। तो टाइमिंग थोड़ा बहुत जंप आ सकता है, बट जब तक 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है आई थिंक 44-45 ये एक लेवल है जो मुझे लगता है कि जून जुलाई के एंड तक दिखा सकता है। ठीक है, भरत कुमार, मेटल मार्केट के ऊपर आपका ओवरऑल व्यू क्या होगा और आज के कारोबार के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में? अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है, बट कॉपर अगर हम लोग देखते हैं तो 368 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। सो तक एक्सटेंड 367 के आसपास सेल कर लेना चाहिए। जब तक 372 के ऊपर नहीं जाएगा नीचे की तरफ अराउंड 358 then afterwards around 340 347 देंगे तभी भी पेमेंट टारगेट है। तो 372 शुड बी द स्टॉप प्राइस एंड 367 के आसपास। ओके, ठीक है, अजय केडिया, एग्री मार्केट को लेकर के आपका ओवरऑल व्यू क्या है? और चूंकि आज हफ्ते की शुरुआत है तो आप एग्री मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं? नहीं, अगर एग्री मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी हमने लास्ट 10-12 दिन से मानसून फैक्टर रहा है, थोड़े जो GST फैक्टर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने काफी ज्यादा गिरावट देखी। टेक्निकली चार्ट्स पे देखा जाए तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में है प्राइसेस, बट मुझे लगता है कि आज थोड़े बहुत बाउंस देख सकते हैं। खास करके कवर शीट की बात करें तो आज भी ऑलरेडी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा एक बाउंस देखने मिल सकता है, सोयाबीन में भी एक बाउंस देखने मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और भरत कुमार आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन अब बात होगी शेयर बाजार की। हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, क्या है खास? जी बिल्कुल, फ्लैट है मार्केट, 15 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिल रही है और वो इसलिए क्योंकि एसजेक्स निफ्टी आज शुरुआती टेक्स पॉजिटिव दिखा रहा था। देखिए 15 अंकों की बढ़त है निफ्टी पे, 9668 का मौजूदा स्तर। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट है, बैंकिंग स्टॉक्स पे मूव मिला नहीं, यानी कि मेजर इंडेक्स जो हैं वो बाजार पे ज़्यादा उनकी पकड़ नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स देखिए, आधे फीसदी गेन्स है मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसमें अब 0.25% के रिटर्न जनरेट हो गए हैं। तो थीम है मार्केट की छोटे मझौले स्टॉक्स, और कुछ ऐसे ही स्टॉक्स को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल निफ्टी के अगर कॉम्पोनेंट्स देखें जो सबसे ज़्यादा तेज है उसमें बजाज ऑटो शामिल है, 2% की तेजी बन चुकी है। येस बैंक पिछले सत्र में भी तेज था, आज के सत्र में भी 2% की तेजी। BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन है आज, 1.5% ऊपर आ चुका है। BPCL भारती इंफ्राटेल 1.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। IOC एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स एक्टिव हैं। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में कहां पर है स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो देखते हैं।